যেহেতু আমি জানো যে অনাস্থা প্রস্তাব বিতর্কত আজি নরেন্দ্র মোদীয়ে মন্তব্য রখার প্রসঙ্গ আছিল, এই মুহূর্তে মন্তব্য রাখিছে। মণিপুর প্রসঙ্গত প্রথমবারলৈ প্রধানমন্ত্রীয়ে বক্তব্য রাখিছে সংসদৰ মজিয়াত। নির্বাচনত জনতায় অনাস্থা দেখুৱাইছিল কংগ্রেসক। 2024 NDA জয়ৰ অভিলেখ ভংগ কৰিব, এই ধৰণৰ মন্তব্য এতিয়া সংসদৰ মাজত প্ৰদান কৰি আছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। যদি বিষয়টো মণিপুৰ আছিল, মণিপুৰ সম্পৰ্কত এই মুহূৰ্তলৈকে মন্তব্য কৰা নাই, কিন্তু কি মন্তব্য কৰিছে, বিৰোধীক কিদৰে সমালোচনা কৰিছে, আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। कांग्रेस को एक ही जवाब दे रहा है, उड़ीसा कह रहा है नो कॉन्फिडेंस। कांग्रेस माननीय प्रधानमंत्री जी, नागालैंड में सभा की अनुमति हो तो सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक लाई जाती है। माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आग्रह किया था कि नारेबाजी नहीं करेंगे और आप सबने सहमति दी थी, नारेबाजी नहीं करेंगे, न इधर से करेंगे ना उधर से करेंगे, नहीं करेंगे दोनों तरफ से नारेबाजी। नो, इधर से भी नहीं करेंगे उधर से भी नारेबाजी। प्लीज, आपने खुद ने व्यवस्था दी थी, नारेबाजी नहीं करेंगे सदन में, नहीं करने किधर से भी नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, नागालैंड में कांग्रेस की आखिरी जीत 1988 में हुई थी। यहां के लोग भी 25 वर्षों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो एक भी विधायक खाते में नहीं है। जनता ने कांग्रेस के प्रति बार बार नो कॉन्फिडेंस घोषित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस मौके पर आपके काम की बात बताता हूं, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। आप थक जाएंगे, आप लोग थक जाएंगे। मैं आपकी भलाई की बात बताता हूं। मैं आज इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है, देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने
इतना बड़ा मजमा लगाया था। और मजेदार ये कि मजमा खत्म होने से पहले ही उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। मैं हैरान था कि ये गठबंधन लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जबान, इस देश की संस्कार की नहीं बची है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग लाल मिर्च और हरी मिर्च का फर्क नहीं समझ पाए। लेकिन आप में से कई साथियों को मैं जानता हूं। आप सबको भारतीय मानस को जानने वाले लोग, आप लोग भारत के मिजाज को पहचानने वाले लोग हैं। देश बदलकर धोखा देने की कोशिश करने वालों की हकीकत आ ही जाती है। जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, उन्हीं के लिए कहा गया है, दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी मुसीबत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई, वो उनको छोड़ता नहीं है। और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड, और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए, और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट। आदरणीय अध्यक्ष जी, जरा हमारे डीएमके के भाई सुन ले, जरा कांग्रेस के लोग भी सुन ले। अध्यक्ष महोदय, यूपीए को लगता है कि देश के नाम का इस्तेमाल करके अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी दल, कांग्रेस के अटूट साथी, तमिलनाडु सरकार में एक मंत्री 2 दिन पहले ही ये कहा है, तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री ने कहा है, इंडिया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता।
इंडिया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके मुताबिक तमिलनाडु तो भारत में है ही नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, तमिलनाडु वो प्रदेश है, तमिलनाडु वो प्रदेश है जहां हमेशा देशभक्ति की धाराएं निकली है। तमिलनाडु वो प्रदेश है जहां हमेशा देशभक्ति की धाराएं निकली है। जिस राज्य ने हमें राजा जी दिए, जिस राज्य ने हमें कामराज दिए, जिस राज्य ने हमें एमजीआर दिए, जिस राज्य ने हमें अब्दुल कलाम दिए, आज उस तमिलनाडु से स्वर सुनाई दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब आपके अलायंस अंदर ही अंदर ऐसे लोग हो जो अपने देश के अस्तित्व को नकारते हो, तो आपकी गाड़ी कहां जाकर के रुकेगी? जरा आत्मचिंतन करने का मौका मिले और आत्मा बचाओ तो जरूर करिएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, नाम को लेकर उनका चश्मा आज का नहीं है। नाम को लेकर ये जो मोह है ना, वो उनका आज का नहीं है, ये दशकों पुराना चश्मा है। इन्हें लगता है कि नाम बदलकर देश पर राज कर लेंगे। गरीब को चारों तरफ उनका नाम तो नजर आता है, लेकिन उनका काम कहीं नजर नहीं आता। अस्पतालों में नाम उनके हैं, इलाज नहीं है। शैक्षणिक संस्थाएं नाम लटक रहे हैं। सड़कों हो, पार्क हो, उनका नाम। गरीब कल्याण की योजनाओं पर उनका नाम, खेल पुरस्कारों पर उनका नाम, एयरपोर्ट पर उनका नाम, म्यूजियम पर उनका नाम। अपने नाम से योजनाएं चलाई और फिर उन योजनाओं में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार किए। समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति काम होते देखना चाहता था, लेकिन उसे मिला क्या? सिर्फ परिवार का नाम। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की पहचान से जुड़ी कोई चीज उनकी अपनी नहीं है, कोई चीज उनकी अपनी नहीं है। चुनाव चिन्ह से लेकर विचारों तक सब कुछ कांग्रेस अपना होने का दावा करती है, वो किसी और से लिया हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज सीट पे जाइए। सीट पे। अपनी कमियों को ढकने के लिए चुनाव चिन्ह और विचारों को भी चुरा लिया। फिर भी जो बदलाव हुए हैं उसमें पार्टी का घमंड ही दिखता है। ये भी दिखता है कि 2014 से वो किस तरह डिनायल के मोड में है। पार्टी के संस्थापक कौन? एओ ह्यूम एक विदेशी थे जिन्होंने पार्टी बनाई। आप जानते हैं 1920 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा मिली। 1920 में एक नया ध्वज मिला और देश ने उस ध्वज को अपना लिया। तो रातों रात कांग्रेस ने उस ध्वज की ताकत देख करके उसे भी छीन लिया
और प्रतीक को देखा कि ये गाड़ी चलाने के लिए ठीक रहेगा। 1920 से खेल चल रहा है और उनको लगा कि तिरंगा झंडा देखेंगे तो लोग देखेंगे उनकी बात हो रही है। ये उन्होंने खेल किया। वोटरों को भुलाने के लिए गांधी नाम भी हर बार वो भी चुरा लिया। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह देखिए, 2 बैल, गाय बछड़ा और फिर हाथ का पंजा। ये सारे उनके कारनामे उनकी हर प्रकार की मनोवृत्ति का प्रतिबिंब करता है, उसको प्रकट करते हैं और ये साफ दिखाता है कि सब कुछ एक परिवार के हाथ में सब केंद्रित हो चुका है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ और दिल्ली में एक साथ है। और अधीर बाबू 1991 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी ने अधीर बाबू साथ क्या व्यवहार किया था, वो आज भी इतिहास में दर्ज है। खैर 1991 की बात तो पुरानी है। पिछले साल केरला के वायनाड में जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की, ये लोग उनके साथ दोस्ती करके बैठे हैं। बाहर से तो अपना लेबल बदल सकते हैं, लेकिन पुराने पापों का क्या होगा, यह पाप आपको लेके डूबेंगे। आप जनता जनार्दन से ये पाप कैसे छिपा पाओगे? आप नहीं छिपा सकते हो। और इनको आज जो हालत, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी हालात ऐसे हैं इसलिए हाथों में हाथ। अभी हालात ऐसे हैं इसलिए हाथों में हाथ। जहां हालात तो बदले फिर दूरियां भी निकलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये घमंडिया गठबंधन देश में परिवारवाद की राजनीति को सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। देश के स्वाधीनता सेनानियों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमेशा परिवारवादी राजनीति का विरोध किया था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब आंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, गोपीनाथ बोरदोली, लोकनायक जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, आप जितने भी नाम देखेंगे, सबने परिवारवाद की खुलकर आलोचना की।
क्योंकि परिवारवाद का नुकसान देश के सामान्य नागरिक को उठाना पड़ता है। परिवारवाद सामान्य नागरिक के उसके हकों, उसके अधिकारों से वंचित है। इसलिए इन विभूतियों ने हमेशा इस देश पर बात जोर दिया था कि देश को परिवार, नाम और पैसे पर आधारित व्यवस्था से हटना ही होगा। लेकिन कांग्रेस को हमेशा ये बात पसंद नहीं आई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने हमेशा परिवारवाद का विरोध करने वालों का हमने बराबर देखा है कि उसके प्रति उनकी कैसी नफरत की भाव। कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, कांग्रेस को दरबारवाद पसंद है, जहां बड़े लोग, उनकी बेटे बेटियां भी बड़े पदों पर काबिज हो। जो परिवार से बाहर है उनके लिए भी यही है कि जब तक आप इस महफिल में दरबारी नहीं बनोगे तो आपका भी कोई भविष्य नहीं है। यही उनकी कार्यशैली रही। जब जनता पार्टी की सरकार थी, लाल बहादुर शास्त्री और चरण सिंह, उनका पोर्ट्रेट भी 1993 में गैर परिवार की सरकार में लगा। सरदार पटेल के योगदान को भी कांग्रेस ने हमेशा नकारा। सरदार साहब को समर्पित विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा बनाने का गौरव भी हमें प्राप्त हुआ। हमारी सरकार ने दिल्ली में पीएम म्यूजियम बनाया, सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों को सम्मान दिया। पीएम म्यूजियम दल और पार्टी से ऊपर उठकर सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित है। उनको ये भी नहीं पता रहा है क्योंकि उनके परिवार के बाहर का कोई भी प्रधानमंत्री बना हो, वो उनको मंजूर नहीं है, वो उनको स्वीकार नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बार कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है। और सच में ऐसे अनुभव हम सबको है, कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है। और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, सच्चाई तो ये है, देश की जनता ने 2-2 बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, लेकिन गरीब का बेटा यहां कैसे बैठा? आपको जो हक था, आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मांगते थे, वो यहां कैसे बैठ गया? ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है, और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी, 2024 में भी सोने नहीं देगी।
आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे। कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे। आज उस हवाई जहाज में गरीब के लिए वैक्सीन जाता है। ये फर्क है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक जमाना था कभी ड्राई क्लीन के लिए कपड़े हवाई जहाज से आते थे। आज गरीब हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी छुट्टी मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नौसेना के युद्धपोत मंगवा लेते थे। नौसेना की युद्धपोत मंगवा लेते थे मौज मस्ती के लिए। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत। दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत। इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां। इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां। कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं। हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है, मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं। इकोसिटी में लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, दोबारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम तो यहां बैठे हुए काफी लोग गांव गरीब वाली भूमि से हैं। यहां सदन में बड़ी संख्या में लोग गांव और छोटे कस्बों से आते हैं। और गांव का कोई व्यक्ति विदेश जाए, सालों तक वो उसके गीत गाता रहता है। एक आध बार भी कभी विदेश जाए, देख करके आया हो, सालों तक बताता रहता है कि मैं ये देख के आया, मैं ये देख के आया, मैंने ये सुना, मैंने ये मुझे देखा। स्वाभाविक है, गांव का व्यक्ति जितने बेचारे ने दिल्ली मुंबई भी न देखा हो और अमेरिका जाके आ जाए, यूरोप जाके आ जाए, तो वो वर्णन रहता है। जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई,
जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई वो खेतों को देखकर हैरान होने ही होने। अध्यक्ष जी, हम आप लोग तो जो कभी जमीन पर उतरे ही नहीं, जिन्होंने हमेशा गाड़ी का शीशा डाउन करके दूसरों की गरीबी देखी है, उन्हें सब हैरान करने वाला लग रहा है। जब ऐसे लोग भारत की स्थिति का वर्णन करते हैं। উভতি আহিছো ইছ্যু আপডেটৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মণিপুৰ সম্পৰ্কত ভাষণ দিয়া মন কৰিলে, ভাষণ আপোনালোকে শুনিলে। এইবাৰ অন্য ইছ্যুলৈ আহিছোঁ। মহানগৰীত আন এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। পুনৰ এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। এইবাৰ দাবী কৰা ধন নোপোৱাৰ বাবে হত্যা কৰা হৈছিল এগৰাকী 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। দাৰে ঘপিয়াই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ নীতেশ কুমাৰক। বুধবাৰে দুপৰীয়া আমচিং বনাঞ্চলৰ ঘন জংঘলত উদ্ধাৰ হৈছিল নীতেশৰ মৃতদেহ। প্ৰথম অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিব পৰা নাছিল এই মৃতদেহটো। পৰৱৰ্তী সময়ত বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছিল মৃতদেহটো, কাৰণ বশিষ্ঠ থানাত ৰুজু কৰা হৈছিল নীতেশৰ অপহৰণৰ এক গোচৰ। মঙলবাৰে বশিষ্ঠ থানাত ৰুজু কৰা হৈছিল এটা গোচৰ। স্কুললৈ গৈ থকা অৱস্থাত অপহৰণ কৰা হৈছিল নীতেশক। অপহৰণ কৰি 7 লাখ টকা দাবী কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিষেক বৰুৱা নামৰ 23 বছৰীয়া এজন যুৱকক। অনলাইন গেম খেলি 2019 চনত অভিষেকেৰে চিনাকি হৈছিল নীতেশ। তেতিয়াৰ পৰাই বন্ধু হৈছিল দুয়ো। বন্ধুত্বৰ খাতিৰত ধনৰ লেনদেনো আছিল দুয়োৰে মাজত। অভিযুক্ত অভিষেক বৰুৱাই পিতৃৰ একাউণ্টৰ পৰা চুৰি কৰিছিল 16 লাখ টকা। সেই কথা জানিছিল বন্ধু নীতেশ কুমাৰে। সময়ে সময়ে নীতেশ ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিত বিনিয়োগ কৰিবলৈ টকা লৈছিল অভিযুক্ত অভিষেকৰ পৰা। টকা ধাৰ লওঁতে 90,000 টকাৰ ধৰুৱা হৈছিল নীতেশ। আৰু টকা ঘূৰাই দিয়াৰ নাম লোৱা নীতেশে ব্লেকমেইলিং কৰিছিল অভিষেকক। এনে ঘটনাৰ বাবে নীতেশক অভিষেকে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে। কি ধৰণে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰক্ষী আয়ুক্তৰ মুখেৰে শুনক। এইদিনা ঘটনাটো হ'ল আগদিনা নীতেশে নিজেই ফোন কৰিলে অভিযুক্তক যে অহাকালি মই স্কুললৈ নাযাওঁ, বনগাঁৱলৈ, তোৰ লগতে আমি দুয়োটা ওলাই যাম। নাৰেংগীৰ সেইফালে আমি আগতে যোৱা আমচিং ফৰেষ্টৰ ৱাটাৰফল চাবলৈ যাম। কালি ৰাতিপুৱা 6:30 বজাত অভিযুক্তই নিজৰ স্কুটিখন লৈ আহি বনগাঁও পাইছে। তাতে যি বসন্ত দলৈ পথ আছে, সেই বসন্ত দলৈ পথতে ভিক্টিমক লগ পাইছে। ভিক্টিম স্কুটাৰত উঠিছে আৰু দুইজন তেওঁৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈছে। ভিক্টিমে নিজৰ স্কুল ইউনিফৰ্ম খুলি চিভিল কাপোৰ পিন্ধিছে। তাৰপিছত স্কুটিতে উঠি তেওঁলোক 9:30-10টামান বজাত আমচিং ফৰেষ্টৰ ফালে ওলাই গৈছে। যে যোৱা 3-4 দিনমানৰ আগৰ পৰা তাৰ মনত ভাৱ আহি আছে যে ই মোৰ পইচা ঘূৰাই দিয়াৰ নাম নলয় আৰু ইয়াক মই শেষ কৰি দিম। সেইকাৰণে যোৱাকালি যেতিয়া ৱাটাৰফল চাবলৈ গৈছে, সি দীঘল এখন তৰোৱাল, সেইখন সি এনেই মেলাত কিনিছিলে। সেই তৰোৱালখন অভিযুক্তই লৈ গৈছে আৰু স্কুটিত উঠি যাওঁতে, স্কুটিত যেতিয়া চলাই গৈছে, ভিক্টিমজনে নিজেই নিজৰ হাতত তৰোৱালখন লৈ গৈছে। ভিতৰত গৈ প্ৰথম ঠিকেই কথা বতৰা পাতি আছিলে, কিন্তু যেতিয়াই পইচাৰ কথা আহিলে তেতিয়াই দুইজনৰ মাজত হিটেড আৰ্গুমেণ্ট হ'ল। অভিযুক্তই সেই তৰোৱালখনেৰে ভিক্টিমক ঘাপ দিয়ে। সেইধৰণে মৃত্যু ঘটিছিল নীতেশৰ। কিন্তু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কেৱল হত্যাকাণ্ডই নহয়, ইয়াৰ লগত ব্লেকমেইলিঙৰ ঘটনা এটাও জড়িত হৈ আছিল। ব্লেকমেইলিঙৰ কি ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিল আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে বৰ্ণনা কৰিছে। অভিযুক্তৰ হাতত এটা ছেমছাং S22 মোবাইল ফোন আছিলে। তেতিয়া ভিক্টিমে ক'লে যে মোক এদিনৰ কাৰণে এইটো ধাৰলৈ দিবা নেকি, আৰু সেই মোবাইলটো অভিযুক্তক উপহাৰ দিছিলে সেই অভিযুক্তৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে। তেওঁ একো নাভাবি সেই মোবাইল ফোনটো ভিক্টিমক দি দিলে। পিছতহে তেওঁ গম পালে যে সেই মোবাইল ফোনটোত
এই অভিযুক্ত আৰু তেওঁৰ বান্ধৱীৰ কিছু ইণ্টিমেট ফটোগ্ৰাফ ফটো গেলেৰীত আছিল। সেই ফটো গেলেৰীত যিখিনি ইণ্টিমেট পিকচাৰ দুয়োজনৰে আছিল অভিযুক্ত আৰু তেওঁৰ বান্ধৱীৰ, সেই গেলেৰীত ফটোখিনি ভিক্টিমে দেখিলে। ভিক্টিমে দেখি কিন্তু কোৱা নাই অভিযুক্তক তেতিয়াই যে মই ফটো দেখিলোঁ বা মই ফটোখিনি বেলেগলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি থৈ দিলোঁ। যেতিয়া অভিযুক্তই নিজৰ পইচাখিনি ঘূৰাই বিচাৰিলে আৰু সেই সময়ত নিতেশে পইচা ঘূৰাই দিব পৰা নাই, কিন্তু পইচা ঘূৰাই দিয়াৰ নাম নলয়। বেছি জোৰকৈ পইচাখিনি ঘূৰাই বিচৰাত এটা সময় আহিল যেতিয়া ভিক্টিমে ব্লেকমেইল কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে যে তই যদি মোক পইচা কিশোৰ অপৰাধৰ কি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই ঘটনাই তাকে প্ৰমাণ কৰিছে। এগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে, কিন্তু মৃত্যু হোৱা সেই কিশোৰগৰাকীও ব্লেকমেইলিঙতো জড়িত হৈ পৰিছিল আৰু অভিযুক্তই কি ধৰণে হত্যা কৰিছিল সেই কথা স্পষ্ট কৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্তই। আজি যেতিয়া অভিযুক্ত সেই অভিষেকক আদালতলৈ লৈ যোৱা হৈছিল, সেই অভিযুক্তৰ বয়স 23 বছৰ, সেইগৰাকী কিশোৰে কি মন্তব্য কৰিছিল, সেইগৰাকী যুৱকে কি মন্তব্য কৰিছিল চাই লোৱা। তোমাৰ মোবাইলটো তেখেতে লৈ গৈছিল নেকি, বা তুমি দিছিলা নেকি, নে খুজিছিল নে তুমি নিজে দিছিলা? খুজিছিলে। তেখেতে খুজিছিলে। তাত তোমাৰ কিবা ফটো ভাইৰেল কৰিছিল নেকি তেখেতে? লৈ থৈছিলে, ভাইৰেল কৰা নাই। ভাইৰেল কৰিম বুলি কৈছিল নেকি? তোমাক কিমান দিনৰ পৰা কৈছিলে? মোবাইলটো নিয়া কিমান দিন হৈছিল? 3 months। 3 মান্থৰ পিছৰ পৰা তোমাক ব্লেকমেইলিং কৰি আছিলে। তুমি তেখেতক বাধা কৰিছিলা নাই? কৈছিলোঁ। তেখেতৰ যেতিয়া তুমি লগ পাইছিলা কিবা মোবাইলৰ গেম এপৰ দ্বাৰা লগ পাইছিলা নেকি? হয়। তেতিয়া 19 নাছিল নেকি? 2019? হয়। যিহেতু তেখেতক তুমি বন্দালৈ লৈ গৈছিলা, তাতে লৈ যাওঁতে তেওঁ নিজে গৈছিল নে তুমি নিজে তেখেতক মাতিছিলা? নিজে আহিছিলে। নিজে আহিছিলে। স্কুটিত নিছিলা নেকি? হয়। স্কুলৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আছিল নেকি? হয়। কিমানমান সময়ত লৈ গৈছিলা? কিমানমান সময়ত? মৰ্ণিং কিমানমান হ'ব টাইম? 7। তেখেতক হত্যা কৰি ঘৰত ফোন কৰিছিলা তুমি নিজে তেখেতৰ দেউতাকক? হয়। কি বুলি কৈছিলা? কিবা পইচা ডিমাণ্ড কৰিছিলা নেকি? হয়। কিমান লাখ? 7 লাখ। তেখেতে তাৰপিছত তেখেতৰ পিতৃয়ে কি কৈছিলে? একো কথা উঠা নাছিলে। একো কথা কোৱা নাছিলে। তাৰপিছত তেখেতক ৰাতিপুৱা তেখেতক হত্যা কৰি তুমি পিতৃক ফোন কৰিছিলা? ক'ৰবাত লুকাই আছিলা তুমি? নাই। যেতিয়া তেখেতক মৃত্যু মাৰিছিলা তেখেতে কিবা কৈছিল নেকি? এই কথা স্পষ্ট কৰিছে, স্পষ্টীকৰণ এইগৰাকী অভিযুক্তই যে কি ধৰণে হত্যা কৰিছিল আৰু হত্যাৰ পাছত সেইগৰাকী ভিক্টিমৰ পিতৃকো ফোন কৰিছিল অভিযুক্ত অভিষেকে। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ, আমি ব্ৰেকিং নিউজটো জনাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ মাজতে বিৰোধীৰ সদন ত্যাগ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ প্ৰতিবাদ জনাই বিৰোধীয়ে সদন ত্যাগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি আপোনালোক দেখুৱাই গৈছিলোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ ৰাখি আছিল সদনৰ মজিয়াত, আৰু সদনৰ মজিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ দি থকাৰ সময়তেই বিৰোধীয়ে এতিয়া সদন ত্যাগ কৰিছে, প্ৰতিবাদ জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ।